कृपाल जी, अब थोड़ा और इसको कंटेम्प्रेरी बना देते हैं। जो राजनीतिक बदलाव 2014 के बाद से हुआ, क्या उसकी स्वीकारोक्ति हो रही है या ये संघर्ष अभी और चलेगा? ये सवाल लोडेड है थोड़ा, कुछ लोगों को सुन के लगेगा कि ये क्या सवाल, लेकिन ये असली सवाल है। क्योंकि मतलब काफी वर्षों तक, 90 तक तो मैं कह सकता हूँ। नीरज जी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई है। रामगोपाल जी, अभी आ रही मेरी आवाज? नहीं, शिवकांत जी आपको आ रही मेरी आवाज? एक बार हाँ, तो शिवकांत, रामगोपाल जी आता हूँ। शिवकांत जी, आपसे भी सवाल यही है कि क्या 14 के बाद से जो वैचारिक बदलाव राजनीति में दिख रहा है, उसकी स्वीकारोक्ति हो रही है, नहीं हो रही है, या संघर्ष और बढ़ेगा? क्योंकि उससे पहले तक एक तरह की पॉलिटिक्स थी, इसके बाद अब दूसरी तरह की पॉलिटिक्स आ रही है। बहुत ही लोडेड क्वेश्चन है, लेकिन यही इस समय का सबसे मौजूद सवाल है। शिवकांत जी, और ये सवाल केवल भारत में ही नहीं है, ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। और मुझे ये जो खाई है, ये चौड़ी होती दिखाई दे रही है, पटती दिखाई नहीं दे रही। विचारधारा का ये टकराव बढ़ेगा और मुखर होगा, लेकिन डर यही है कि कहीं इससे अराजकता न फैल जाए, या अराजकता की सीमा तक न चला जाए। केवल वैचारिक आदान प्रदान से हम अगर अपने मतभेद दूर कर सकें, जो कि पूरा इतिहास मानवता का ये बताता है कि अंततः जो मतभेद होते हैं वो बातचीत से ही हल होते हैं। लड़ाई से कभी कोई मतभेद हल नहीं हुआ है। लड़ाई से क्षणिक जो है वो किसी की पराजय, किसी की जीत हो जाती है और कुछ नहीं होता है। तो ये सब जानते हुए भी हम उस ओर बढ़ रहे हैं और ये टकराव मुझे लगता है बढ़ता जाएगा। अभी तो सबसे बड़ा सवाल देश के सामने ये है कि आप किस तरह का विकास और किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहते हैं, किस तरह की अर्थव्यवस्था हमारे समाज में चलेगी, उसका स्वभाव क्या है? क्या आप सरकार माई बाप वाली अर्थव्यवस्था या सरकार माई बाप वाली व्यवस्था चला करके आगे बढ़ना चाहते हैं? आपको लगता है आप विकास कर पाएंगे? अगर आप विकास कर पाएंगे तो कोई इसकी हिमायत करने वाली पार्टी जो है वो कोई इस तरह की मिसाल, कोई इस तरह की तालिका, कोई इस तरह का डेटा सामने नहीं रखती है, कोई इस तरह की योजना सामने नहीं रखती है कि वो कैसे सफल होंगे। और दूसरी तरफ जो है वो बहुत ही व्यवहारिक आपकी विकास की पटरी है, जिस पर जाकर के चीन, उससे पहले दक्षिण कोरिया, उससे पहले जापान, जर्मनी, आप लंबी एक फहरिस्त है देशों की जिन्होंने, ठीक है वो समावेशी विकास नहीं था, लेकिन विकास किया, और विकास होने के बाद वो समावेशी जो है व्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं, जैसा कि नॉर्डिक कंट्री ने किया। हम उल्टा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम समावेशी पहले बन जाएं, विकास बाद में करें। तो क्या ये संभव है? क्या किसी के पास इस तरह के आंकड़े हैं? तो ये मुझे लगता है मूल है इस विचारधारा के टकराव का, और इस मूल का मुझे अभी हल होता नजर नहीं आ रहा। अभी तो मुझे लगता है कड़वाहट बढ़ेगी। रामकृपाल जी, छोटा सा जवाब आपसे भी चाहिए इस मामले पे। ये सवाल आपसे पूछा था मैंने, सुन नहीं पाए थे आप, कि जो वैचारिक संघर्ष इस समय बना है, तो क्या लोकतंत्र हमारा इतना परिपक्व नहीं गया कि हम उस दूसरे वाले को स्वीकार कर सकें? हालांकि शिवकांत जी ने उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रख दिया है। देश में क्या आ रहा है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं लोग उसको? नीरज जी, किस सवाल है? मैं ये कह रहा हूं सर, 14 के बाद से जो एक वैचारिक तौर पे राजनीति बदली है, उसको लोग स्वीकार नहीं कर रहे, संघर्ष चल रहा है अभी भी, क्यों? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं नीरज जी दो ही बात कहता हूं। ये, हालांकि मैं अपने मित्रों की बात नहीं सुन पाया। 2014 से अगर आप लोकतंत्र की बात करें, और लोकतंत्र की जो परिभाषा मुझे मालूम है, और शायद यही होगी, कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, इसको फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब यहां विपक्ष से है। तो लोकतंत्र का शासन और अल्पमत का सम्मान। अब ये बताइए, 2014 से जिस तरह से एक पार्टी को जितनी बड़ी सफलता मिलती जा रही है, तो क्या वो मेजॉरिटी के एक्सेप्टेंस के बिना वो सफलता मिल रही है क्या? और देखिए, पूरे दुनिया में, श्रीकांत भाई अभी कह रहे थे, मुझे तो मैंने उनकी पूरी बात इस बार नहीं सुन पाया मैं। मेरा ये कहना है कि दुनिया का कोई भी ऐसा
देश बता दीजिए, हम 140 करोड़ के लोग हैं। क्लासेस और मासेस, ये हर जगह पे एक झगड़ा रहता ही है। और आज जब से यह सृष्टि पैदा हुई है तब से क्लासेस और मासेस का चलता रहता है। आप ये समझिए, माओ से तुम इतनी बड़ी थे, लेकिन आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सच बहुत ही एक छोटे टुकड़े के साथ जीता है, बाकी जो दुनिया है वो उससे कोई मतलब नहीं कि आप सच क्या कह रहे हैं। तो मैं लोकतंत्र की बात करता हूं कि मैं तो ये देख रहा हूं, जिस लोकतंत्र में कम से कम 60 के बाद से भारत की राजनीति को बहुत ध्यान से देख रहा हूं, और जिस तरह के जिस दौर से वो गुजरी है, आज मासेस का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है राजनीति में। और लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब मध्य वर्ग और निचला मध्य वर्ग सोशियो इकोनॉमिकली पावरफुल होता है, वो जागता है। और काशीराम इस बात को कहते थे कि जितनी बार इलेक्शन होगा, जैसे आगे बढ़ेगा, ये ज्यादा से ज्यादा मासेस का पार्टिसिपेशन होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। और देखिए, भगवत शरण उपाध्याय ने बहुत पहले, हालांकि वो इतिहासकार थे, वामपंथी थे, उन्होंने एक चीज लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि ये जो मध्यवर्गीय जातियां हैं, जैसे जैसे इनका पेट भरेगा, यानी कुल मिलाकर के जब पेट होता है तो नाक की चिंता शुरू होती है। तो ये जो पेरियार ने वहां किया, जो उत्तर प्रदेश में मायावती और काशीराम ने बाद में किया, जो एग्रेरियन रिफॉर्म कर्पूरी ठाकुर से लेकर के यहाँ तक बिहार में किया, कर्नाटक में देवराज अरस ने जो किया, बहुत सारी चीजें, ये धीरे धीरे रिफॉर्म, जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज, धीरे धीरे क्वालिटेटिव चेंज में चेंज होता है। पानी को आप गर्म करते जाइए, 100 डिग्री के बाद भाप बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 0 से लेकर 99 तक किसी ने काम नहीं किया, काम किया गया है। और उन्होंने लिखा था कि जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की भूख इस वर्ग में बढ़ेगी। हमारे यहाँ धर्म, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, पिछड़ी जातियों के लिए एक सामाजिक, उसको क्या बोलते हैं कि सोशल एम्पावरमेंट का एक तरीका है जो आता है। आज की तारीख में आप जाइए, मैं जब गांव में जाता था, पहले रहा हूं, मेरे यहाँ कभी कांवड़ लेने की कोई प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक त्योहार होता था, वो होली, दिवाली और दशहरा। बंगाल में दुर्गा पूजा होती थी, महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती थी। अब मैं गांव जाता हूं तो देख रहा हूं कि ये चारों त्योहार वहां बराबर मनाए जाते हैं। और उन छोटी जातियों में, जिनको आप पिछड़ा, औरत पिछड़ा कहते हैं, उनमें कांवड़ लाने की होड़ लगी हुई है। तब मैंने वो भगवत शरण उपाध्याय की वो चीज मुझे याद आई कि ये जो लिखा था कि कर्मणा द्विज न होने से, वो जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज की एक ललक बढ़ेगी। अब वो देखिए, उसको कहिए कि ये बीजेपी ने ऐसा किया है, जी नहीं, ये एक ऐतिहासिक क्रम का एक सीढ़ी है जिस पे लोग चढ़ते ही हैं। जब संपन्नता आती है तो सबसे पहले कर्मकांड अपनाते हैं, चाहे उसको जो भी कहिए, पंडित जी कथा कहेंगे, हम दूसरी जातियों को बुलाएंगे, वो हमारे यहाँ खाना खाएंगे, उसमें सोशल एम्पावरमेंट की भावना आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे जिन कारणों से, एक बात तो आप तय मानेंगे कि जो सोशलिज्म कल तक कम्युनिस्ट और कांग्रेस की बपौती हुआ करता था, उसको एक राइट विंग के आदमी ने बिना नारा लगाए चुपचाप छीन लिया। और अगर आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है, आप देखिए वो लाभार्थी वर्ग क्या है। वो पिछड़ा जो 50% होता था, उसमें 35% 2012 में गुजरात में, चलिए गुजरात की बात छोड़ दीजिए, 2014 में बीजेपी के साथ था, 2017 में बीजेपी के साथ था, 2019 में बीजेपी के साथ था, 2022 में बीजेपी के साथ है। तो 24 में ऐसा कौन सा बम गिरा दिया गया है कि वो लौट गया होगा? आज भी उसके साथ इंटैक्ट है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कभी, एक जिसको आप कहिए कि कहने के लिए राइट विंग है, सोशलिस्ट काम सबसे ज्यादा मोदी ने किया है, और पिछड़ा वर्ग के लिए इतना एक्सेप्टेंस ये सत्ता रही हो, ऐसा मुझे बिल्कुल कभी नहीं दिखाई पड़ता। ना तो चौधरी चरण सिंह इस लेवल पर। जी रामकृपाल सर, छोटा सा ब्रेक लेना।